पे क्लिक कर दीजिए। राइट। ओके, शायद अब मेरी आवाज आ रही होगी आप सबको। सर एकदम अच्छे से आवाज आ रही है सर, नमस्कार करूंगा सर। मैं और अच्छा मंच दिख रहा आपके हूँ? हवाले सर। मैं हाँ अच्छा सर। दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? सर यू आर लुकिंग डैम हैंडसम सर। ठीक है। अ, आज के साइंटिफिक वेबिनार जो जेसीआई ग्रुप भिलाई द्वारा आयोजित की गई है, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी जो स्वागत उद्बोधन दिए गए, मैंने देखा कि जेसी के काफी बड़े बड़े पदाधिकारी इस सेमिनार में उपस्थित है। मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उन सभी के लिए दो लाइनें कहना चाहूंगा। सबके लिए ये कि खुदा नसीब करे आप सबको शोहरत कुछ इस कदर, खुदा नसीब करे आप सबको शोहरत कुछ इस कदर कि आपके नाम के आगे किसी और का नाम ना हो। ये सब जेसिस क्या क्लब बात के है। आप सभी मेंबर्स जो लीडरशिप में इतने आगे बढ़े हुए हैं, और इस लीडरशिप के ही अंतर्गत आपने ये जो सेमिनार आयोजित किया है, मैं समझता हूँ आज के समय में एक काफी अच्छा सब्जेक्ट आपने चूज किया है। कोविड-19 से हम सभी परेशान हैं, न सिर्फ अपने छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में और बल्कि पूरे वर्ल्ड में। जिस ढंग से कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और संक्रमण जो भयावह रूप लेते जा रहा है, एक बड़ा चिंता और चिंतन का सबब है हम सब के लिए। अल्टीमेटली किस अवस्था में जाके ये कोविड रुकेगा, आज भी हम नहीं बता पा रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि कल क्या कितने केसेस आएंगे, परसों कितने डेथ्स होंगी, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल हो गया है। पैदा जो हो गई है नई महामारी कोई, पैदा जो हो गई है नई महामारी कोई, डर लगता है कोरोना तेरी रफ्तार देखकर। जिस तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आगे कितनी हद तक किस हद तक के जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। और फिर आपने ये भी महसूस किया होगा कि बड़े धीरे से बड़े दबे पाव ये बीमारी आती है। दबे पाव आती है कोरोना किसी शहर में, दबे पाव आती है कोरोना किसी शहर में, और फिर सारे शहर भर को कफन नहीं मिलता। तो ये स्थिति आपने महसूस किया होगा अपने शहरों में भी, चाहे उड़ीसा में हो या महाराष्ट्र में हो, छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में। जिस तरह से डेथ्स होते जा रही, कैजुअलिटीज होती जा रही, सभी अस्पताल भरे पड़े हुए हैं, जगह नहीं मिल रही लोगों को। तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जाए? बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे सटीक उपाय और जो शायद सबसे सफल उपाय हो सकता है वो है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। यदि हम टीकाकरण की बात करें और इसके कोविड-19 के केसेस में टीकाकरण वैक्सीनेशन किस ढंग से मददगार हो सकता है, इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम आगे आधे आधे घंटे में। दोस्तों, जो टीकाकरण का जो अभियान है वो मेडिकल साइंस के लिए कोई नई बात नहीं है। पिछले 300 वर्षों से लगातार हम किसी न किसी रूप में टीकाकरण का उपयोग करते आ रहे हैं, और टीकाकरण मेडिकल साइंस में सबसे अच्छा, सबसे चमकदार, स्वर्णिम अध्याय है। क्योंकि इस टीकाकरण के माध्यम से हमने पूर्व में भी न जाने कितनी सारी बीमारियों पर काबू पाया है। स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी जो इतनी भयावह हुआ करती थी उस जमाने में, आज हमने उसको पूरी दुनिया से मिटा दिया है, सिर्फ वैक्सीनेशन के माध्यम से, सिर्फ टीकाकरण के माध्यम से। पोलियो के केसेस पूरे भारत में आज कभी भी कहीं नहीं मिलते हैं आपको, जबकि ये बीमारी बच्चों में कितनी खतरनाक हुआ करती थी एक जमाने में, अब जानते हैं। तो इस तरह से हम वैक्सीनेशन कोई नई बात नहीं है। आज भी हम बल्कि कई वर्षों से लगातार नवजात शिशुओं से लेकर गर्भवती माताओं तक कितने सारे वैक्सीनेशन के कार्यक्रम हमारे चलते हैं। चाहे वो मीजल्स हो, बम्स हो, रुबेला हो, चाहे वो डिप्थीरिया हो, टेटनस हो, हेपेटोसिस हो, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी हो, इन्फ्लुएंजा हो, हेपेटाइटिस हो, टाइफाइड हो, कॉलेरा हो, इन सब के लिए वैक्सीनेशन के प्रोग्राम चलते हैं। और हमने देखा है इन वैक्सीनेशन के माध्यम से हमने इन कई बीमारियों पर अच्छा खासा काबू पाया है और अच्छे खासे अंदाज में हमने इसको कंट्रोल किया है। इसलिए हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में यदि वैक्सीनेशन ड्राइव हमारा अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन के लिए सामने आएंगे, तो निश्चित रूप से हम कोरोना पर भी काबू पा पाएंगे। अब हम देखें कि कोरोना के लिए जो वैक्सीन अवेलेबल है वो किस ढंग से काम करते हैं, क्या है। आज हमारे देश में दो कोरोना वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, जिसको सब जानते हैं। एक कोविशील्ड है, दूसरा कोवैक्सीन है। ये दोनों वैक्सीन काफी अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं मैं आगे बताऊंगा। इन दोनों वैक्सीन को मार्केट में लाने के लिए, आम जनता तक पहुंचाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी है। और ये मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये मेडिकल साइंस के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतने कम समय में, सिर्फ कुछ महीनों में ही हमने इस बीमारी के इस इतने कारगर वैक्सीन निर्माण किए हैं। और भारत
को निश्चित रूप से इसमें काफी सफलता मिली है। भारत उन कुछ गिने चुने 8-10 देशों में है जहाँ पे वैक्सीन के लिए कोरोना के लिए वैक्सीन बनाया गया और बहुत कारगर वैक्सीन बनाया गया है। चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, इनको मार्केट में लाने के पहले इनके काफी फेज से गुजरना पड़ता है, काफी सारे इसके टेस्ट किए जाते हैं, तब कहीं जाके ये मार्केट में लाया जाता है। इसलिए किसी तरह के घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया में, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो किसी भी वैक्सीन को या किसी भी दवाई को मार्केट में लाने के पहले इसके इसके ढेर सारे ट्रायल्स होते हैं, उससे इसको गुजरना पड़ता है। और ये जो ट्रायल्स होते हैं, इनके बड़े मापदंड बहुत कठिन होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं इनके, बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, नॉर्म्स हैं। उनमें से पास होने के बाद ही ये वैक्सीन आपके सामने आए हैं। इसलिए आप मान के चलिए कि दोनों वैक्सीन काफी अच्छे हैं, काफी मददगार साबित होंगे। एक प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है जब वैक्सीन लेबोरेटरी में बनाई जाती है, फिर उसके बाद उस पर एनिमल्स में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के 3 फेजेस में होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। और इन तीनों फेजेस से पार होने के बाद कई सारे वॉलंटियर्स में इंसानों में इसके टेस्ट करने के बाद जब ये देख लिया जाता है कि ये वैक्सीन काफी सक्सेसफुल है, काफी इफेक्टिव है और साथ ही साथ बिल्कुल सेफ है, इसकी सेफ्टी भी नजर की जाती है, देखी जाती है और किसी तरह का किसी व्यक्ति को नुकसान ना हो, ये भी ध्यान रखा जाता है। उसके बाद ही ये मार्केट में इसकी इजाजत दी जाती है। इसकी इजाजत ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन को देता है, जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया जाता है। उसमें ये भी देखा जाता है कि इतने भयंकर पेंडेमिक की सिचुएशन में ये जो वैक्सीन लाया जा रहा है, उसके रिस्क वर्सेस बेनिफिट का रेशियो क्या है, किस मात्रा में ये लोगों को बेनिफिट पहुंचाएगा और कितना इसका रिस्क है। इन सब चीज़ों का बहुत स्ट्रिक्ट इवेल्युएशन किया जाता है, उसके बाद ही ये मार्केट में लाया गया है। इसलिए इन सब चीज़ों को बताने का आशय मेरा ये है कि आपको इस वैक्सीन से किसी भी साइड इफेक्ट से बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप ये मान के चलिए कि काफ़ी कारगर वैक्सीन है, काफ़ी सक्सेसफुल और बहुत इफेक्टिव वैक्सीन हैं और साथ ही साथ बहुत ही सेफ वैक्सीन है। इससे किसी भी इंसान को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। ये 2 वैक्सीन के बारे में मैंने बताया, एक कोविशील्ड है, दूसरा कोवैक्सीन है। कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जाता है, जो पुणे में है। और ये वायरल वेक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है, जिसमें हम इस एडिनो वायरस लेते हैं, जिसको इनएक्टिवेट किया जाता है। इनएक्टिवेटेड एडिनो वायरस होते हैं, उसके साथ साथ कोरोना वायरस के कुछ फ्रेगमेंट्स उसमें ऐड किए जाते हैं, कुछ सेगमेंट उसमें ऐड किए जाते हैं और फिर ढेर सारे उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं। इस तरह से ये कोविशील्ड वैक्सीन बनता है। इसका जो टेक्निकल नेम है वो AZD1222। AZD1222 ये है कोविशील्ड। जो कोवैक्सीन है वो भारत बायोटेक से बनाया गया, हैदराबाद में इसका निर्माण होता है। इसकी बनाने की प्रक्रिया थोड़ी सी डिफरेंट है। ये होल वायरस जो होता है, कोविड वायरस होता है, इसको इनएक्टिवेट किया जाता है, अटेन्यूएटेड किया जाता है। इसका मतलब होता है कि वो वायरस की जो मारक क्षमता, जो विरुलेंस है, उसको खत्म कर दिया जाता है। इसलिए ये वायरस जब शरीर में प्रवेश करता है तो किसी तरह का नुकसान नहीं करता, इसकी विरुलेंस खत्म कर दी जाती है, लेकिन इसकी जो इम्यूनोजेनिसिटी है वो बरकरार रहती है। इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब ये है कि जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो एंटीबॉडीज बनाए, इम्यूनोग्लोबुलिन बनाए। अब वही इम्यूनोग्लोबुलिन आगे यदि संक्रमण होता है तो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, इन वायरसेस को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है हर वैक्सीन का। अब वही प्रिंसिपल इन दोनों को, कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों के है। अब ये देखिए, जब दोनों वैक्सीन जब बनाए जाते हैं अपने फैक्ट्रीज में, चाहे वो पुणे में हो चाहे हैदराबाद में हो, वहां से पूरे भारतवर्ष में इसको कैसे सप्लाई किया जाता है। इसको कोल्ड चेन मेंटेन किया जाता है, 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे ही इसको रखा जाता है। इसके स्टोरेज के लिए 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर, इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सेम टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है। अब कभी कभी सवाल ये उठता है कि इतने पूरे भारत में इतने बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा जोग्राफिकल एरिया है, कैसे ये टेम्परेचर मेंटेन कर पाते होंगे। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में वैक्सीनेशन का इतिहास काफी अच्छा है। हम सालों से वैक्सीनेशन प्रोग्राम करते आ रहे हैं, इसलिए हमारे पास कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए काफी अच्छी फैसिलिटी है। आज की डेट में हमारे यहाँ 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं पूरे भारतवर्ष में, और इस कोल्ड चेन पॉइंट के माध्यम से इन वैक्सीन को
सुरक्षित रखा जाता है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, और इसी में इसका ट्रांसपोर्टेशन भी किया जाता है। अब ये देखें कि दोनों वैक्सीन जब दिए जाते हैं तो इसके 2 डोजेस दिए जाते हैं। पहला डोज होता है, फिर दूसरा डोज दिया जाता है। दोनों डोज के बीच में जो गैप होता है वो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कोविशील्ड में हम 6 से 8 हफ्ते के दरमियान, 6 से 8 हफ्ते के गैप के बाद सेकंड डोज देते हैं, जबकि कोवैक्सीन में ये जो गैप है वो थोड़ा कम होता है। 4 से 6 हफ्ते के दरमियान ये कोवैक्सीन का दूसरा डोज देना पड़ता है। इन दोनों डोज देने के का एक अपना सिद्धांत है जो इम्यूनोलॉजिकली मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं। जब पहली बार जब पहला डोज दिया जाता है तो वो हमारे शरीर के लिए एकदम नया पदार्थ होता है जो हम शरीर में इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो हमारा इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है उसको ठीक से पहचान नहीं पाता। जब पहली बार हम इंट्रोड्यूस करते हैं टीके को, तो हमारे सेल, हमारे शरीर में जो WBC पाए जाते हैं उसमें एक विशेष प्रकार के WBC होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और ये बी लिम्फोसाइट्स का ही काम होता है जो एंटीबॉडीज बनाना। तो ये जो पहला डोज हम देते हैं तो बी लिम्फोसाइट्स को वो उसकी ट्रेनिंग करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, उसका सेंसिटाइजेशन करते हैं, उसको प्राइमिंग करते हैं, ताकि वो अगले जब सेकंड डोज दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज का निर्माण कर सके। इसको हम यूं समझ सकते हैं, जब कि कोई भी नई गाड़ी होती है, कोई भी नई मशीन का इंजन होती है, तो सब पहली बार यदि चलाए तो उतनी स्मूथली नहीं चलती है, उसको रवा होना पड़ता है, जिसको हम ऑटोमेटिक मोबाइल की भाषा में कहते हैं इंजन का रवा होना। तो या इंजन का ट्रेन होना, पहली दूसरी बार जब इंजन चलेगी तो उतनी स्मूथली नहीं चलती है, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी इतनी स्मूथनेस बढ़ जाती है। तो इस तरह से बी लिम्फोसाइट्स की प्राइमिंग होती है जब हम फर्स्ट डोज देते हैं, प्राइमरी डोज देते हैं। उसके बाद जब हम सेकंड डोज देते हैं जिसको हम बूस्टर डोज कहते हैं, जब बूस्टर डोज देते हैं तो बी लिम्फोसाइट्स पहले से ट्रेन्ड है, पहले से सेंसिटाइज्ड है, उनको उनके पास मेमोरी है कोविड 19 की। इसलिए जैसे ही सेकंड डोज हम देते हैं तो वो काफी अच्छे से काम करने लगते हैं, काफी तेजी से इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज बनाते हैं। अब वो एंटीबॉडीज इतनी ज्यादा संख्या में बनने लगते हैं कि आगे चल के हमारे प्रोटेक्शन के लिए और ये काम करते हैं, और ताकि जब कभी भी कोविड का संक्रमण हो तो ये जो एंटीबॉडीज बने हैं उसको न्यूट्रलाइज कर दे, उसको खत्म कर दे, उसकी विरुलेंस पे किसी भी तरह से हमारे शरीर में इफेक्ट ना होने दे, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह से ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाते हैं हमारे ये जो वैक्सीन हम देते हैं। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि कोविड वैक्सीनेशन देने के बाद भी हमको अपने जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उसका इस्तेमाल किया जाना करते रहना पड़ेगा। जो कोविड अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस है या कोविड प्रोटोकॉल्स हैं जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो वैक्सीनेशन के बाद भी इस्तेमाल करना है। वैक्सीनेशन के बाद आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल भी वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। आप अपने मान के चलिए कि इसके बाद भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, और यदि इन्फेक्शन होगा तो माइल्ड होगा, एसिम्प्टोमेटिक होगा। ऐसी स्थिति में आप दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड के प्रोटोकॉल को आपको पूरी तरह से फॉलो करना है, चाहे वो मास्क की बात हो, हैंड सैनिटाइजेशन की बात हो, या 2 गज की दूरी हो, सेल्फ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, भीड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। ये जो पूरे प्रिकॉशंस हैं, जो प्रोटोकॉल है, वो उसको आपको बाद में भी इस्तेमाल करते जाना, लगातार इस्तेमाल करते जाना। अब इन वैक्सीनेशन से कितनी देर तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, कितनी देर तक आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी, क्योंकि पहली बार ये वैक्सीनेशन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसलिए अभी साइंटिस्ट भी ये बता पाने की स्थिति में नहीं है कि जो एंटीबॉडीज बनेंगी, बन रही हैं, वो कितने दिनों तक या कितने महीनों तक या कितने सालों तक आपके शरीर की रक्षा कर पाएंगी। लेकिन अमूमन ये माना जाता है कि वायरल डिजीज में हम जो सेकंड वैक्सीनेशन दे रहे हैं, सेकंड डोज दे रहे हैं, उसके बाद 9 महीने से 12 महीने तक निश्चित रूप से आपकी प्रोटेक्शन रहेगी। उसके बाद वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां और साइंटिस्ट इस बात का जिक्र करेंगे कि हमें थर्ड बूस्टर या सेकंड बूस्टर डोज देना है, और यदि देना है तो कब देना है, वो बात की बात है। लेकिन आज अब जरूर मान के चलिए कि हम फर्स्ट डोज लेना है और सेकंड डोज लेना है, और इसके बाद निश्चित रूप से आपको इतनी इम्यूनिटी मिलेगी कि आप कोरोना से काफी हद तक बचे रह सकते हैं। ये बात भी सामने आती है कि कोरोना के वायरसेस दिन प्रतिदिन अपना स्वरूप चेंज करते हैं, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो जो नए म्यूटेंट्स आ रहे हैं या नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं कोविड 19 के, क्या हमारे वैक्सीन उसके अगेंस्ट भी काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अभी तक की जो स्टडी सामने आई है, अभी तक की जो साइंटिस्ट जो कह रहे हैं वो ये है कि जो
हम कोविड वैक्सीन देते हैं उसके बाद जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती है वो अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज बनती है, और कोरोना वायरस के डिफरेंट पार्ट्स के लिए डिफरेंट एंटीबॉडीज बनती है, चाहे वो स्पाइक प्रोटीन की बात करें या आरएनए की बात करें या कोरोना वायरस के दूसरे फ्रेगमेंट्स या सेगमेंट्स की बात करें, इन सब के अगेंस्ट हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाता है। इसलिए ये जो एंटीबॉडीज बनेंगे वो यदि छोटे छोटे म्यूटेशन यदि होते भी हैं तो उसके अगेंस्ट भी म्यूटेंट्स, नए म्यूटेंट्स के अगेंस्ट भी, नए स्ट्रेन्स के अगेंस्ट भी उतने ही इफेक्टिव होंगे, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं और निश्चित रूप से ऐसा माना जाना चाहिए। एक स्टडी हुई थी अमेरिका में, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जामा में पब्लिश भी हुई है। उन्होंने भी ये दावा किया है कि ये वैक्सीन, चाहे वो वहाँ के फाइजर के वैक्सीन हो, मॉडर्ना के वैक्सीन हो या हमारे इंडियन वैक्सीन हैं, ये वैक्सीन जो नए म्यूटेंट्स हैं, जो नए वेरिएंट्स हैं या जो नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं म्यूटेशन के कारण, उन सब के अगेंस्ट उतने ही इफेक्टिव है जितने पुराने म्यूटेंट्स के कारण हैं। यहाँ एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो म्यूटेशन होते हैं वायरसेस में, ये वायरसेस की बहुत ही नेचुरल प्रवृत्ति होती है, खासतौर पर जो रेस्पिरेटरी वायरस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो वायरसेस है जिसमें ये कोविड वायरस भी आता है, इनकी प्रवृत्ति ही होती है, ये बड़े जल्दी जल्दी अपना रूप परिवर्तित करते हैं, इनमें म्यूटेशंस होते रहते हैं। तो अक्सर हम घबरा जाते हैं कि नए म्यूटेंट्स आएंगे तो ज्यादा खतरनाक होंगे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। जो नए म्यूटेंट्स आएंगे वो ये भी हो सकता है कि वो कम खतरनाक हो, कम विरुलेंट हो, कम इन्फेक्टिव हो, और जितने ज्यादा बार वायरस का म्यूटेशन होता है वो वायरस उतना ही ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाते हैं, और इसलिए वो अपनी मारक क्षमता खोते भी हैं। इसलिए जितने म्यूटेशंस होंगे, हो सकता है हमारी ह्यूमैनिटी के लिए, हमारी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए ज्यादा अच्छी बात हो, और ये कोविड वायरस अपनी विरुलेंस धीरे धीरे खोते जाएं तो हमारे लिए अच्छी बात होगी, और जो नए म्यूटेंट्स आएंगे हो सकता है वो उतने इफेक्टिव ना हो। पास्ट हिस्ट्री में हमने ये देखा है पहले भी कि जो वायरसेस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, जब नए म्यूटेंट्स आते हैं, उसके नए स्ट्रेन्स आते हैं, तो वो धीरे धीरे अपनी मारक क्षमता खो जाते हैं, खो लेते हैं, विरुलेंस उसका कम होने लगता है, और इस तरह से संक्रमण धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। ऐसा नहीं कि कोविड वायरस हमेशा के लिए इस विश्व में रहने वाला है। मान के चलिए कुछ दिनों की बात है, कुछ महीनों की, या ज्यादा ज्यादा 1 या 2 साल की बात है, उसके बाद ये वायरसेस अपने आप ही धीरे धीरे अपना विरुलेंस खो लेंगे, ऐसा हम मान सकते हैं। अब ये सवाल है कोवैक्सीन और कोविशील्ड में से क्या हमारे पास कोई चॉइस है कि हम कौन सा वैक्सीन लें? तो चॉइस वाली बात नहीं होती, दोनों ही वैक्सीन उतने ही इफेक्टिव है। आज तक दोनों वैक्सीन के लिए कोई हेड टू हेड कंपैरिजन नहीं हुआ, कोई ऐसी स्टडी नहीं हुई कि जिसे हम बता सके ये वैक्सीन ज्यादा अच्छी है, वो वैक्सीन ज्यादा अच्छी है। दोनों की इफेक्टिवनेस अच्छी है, दोनों की सेफ्टी मेजर्स काफी अच्छे हैं, इसलिए जो वैक्सीन भी आपके पास वैक्सीनेशन सेंटर में अवेलेबल हो वो आपको लगा लेना चाहिए। बात चॉइस की नहीं है, बात इस बात की है कि उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, उस सेंटर में कितने लोगों को वैक्सीन दिया जाना है, और इस तरह से उसकी वहाँ उस सेंटर में जो वैक्सीन अवेलेबल हो वो आपको लगा लेना चाहिए, बिना इस चीज के का कंपैरिजन करते हुए कि ये कोवैक्सीन में ज्यादा अच्छा है या कोविशील्ड ज्यादा अच्छा है। जब ये वैक्सीन लगा जाते हैं तो सेकेंड डोज हम लगाते हैं, उसके 2 से 3 हफ्ते बाद हमारी इम्यूनिटी अच्छी खासी डेवलप होती है, और हम मान सकते हैं कि 2 से 3 हफ्ते बाद ही हमारा शरीर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अब काफी हद तक सफल होगा और सक्सेसफुल होगा। इस 2 से 3 हफ्ते के बीच में आपकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं होती, इस बीच आप फिर से संक्रमित हो सकते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसलिए आपको कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरह से मेंटेन करना है, उसका ध्यान रखना है। एक स्टडी हुई थी यूनाइटेड किंगडम में, वहां पाया गया है कि जो शुरुआत में ये कोरोना का वैक्सीन का संक्रमण हुआ, वहां पे जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में, ग्रेट ब्रिटेन में, तो जो वैक्सीनेशन ड्राइव के पहले वहाँ के सभी अस्पताल फुल थे, कोई आईसीयू में जगह नहीं मिलती थी, ऑक्सीजन बेड नहीं मिलता था, सभी हॉस्पिटल, सभी नर्सिंग होम फुल थे, वहाँ पे कोई जगह नहीं मिला करती थी। लेकिन जब वहाँ सक्सेसफुल वैक्सीनेशन ड्राइव किया गया, काफी हद तक लोगों को वैक्सीनेट किया गया, आज स्थिति वहाँ ये है कि काफी बेड्स खाली मिलते हैं, नर्सिंग होम में जगह बड़े आसानी से मिल जाती है। इसका मतलब ये मैं बताना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन के कितने सारे फायदे हैं, इसलिए वैक्सीनेशन के लिए आप सबको सामने आना चाहिए और बेहिचक और बेधड़क लोगों को मोटिवेट करें, और ताकि वो वैक्सीनेशन सेंटर जाएं और वैक्सीनेट कराएं।
दो तीन फायदे हैं वैक्सीनेशन के। एक फायदा तो ये है कि आपको कोरोना का संक्रमण ही शायद कम हो या बिल्कुल ना हो। एक स्टडी हुई थी जो सेकेंड डोज देने के बाद ये पाया गया है कि 10,000 लोगों में जिसमें वैक्सीनेशन लिया गया उसमें से मुश्किल से 3 या 4 लोगों में संक्रमण हुआ। 10,000 में से सिर्फ 3 या 4 लोगों में संक्रमण हुआ। कितनी छोटी सी संख्या है ये। इसलिए हम मान सकते हैं कि आपको संक्रमण नहीं होगा। यदि संक्रमण हुआ भी तो वो बहुत सारे केसेस में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है या बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होते हैं। मॉडरेट और सीवियर इन्फेक्शन या सीरियस कंडीशन आने की नौबत बहुत कम आती है। हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत नहीं होती है और फैटेलिटी या मृत्यु होना तो लगभग असंभव है यदि आप पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। ये आपने अभी इस सेकंड फेज में भी महसूस किया होगा। सेकंड फेज में आपने महसूस किया होगा कि सीनियर सिटीजन को इन्फेक्शन कम हुए। सीनियर सिटीजन का हॉस्पिटल में एडमिशन पहले के कंपैरिजन में कम हुआ, क्योंकि जैसे जैसे सीनियर सिटीजन पे इम्यूनाइजेशन किया गया, वैक्सीनेट किया गया, उनमें अब संक्रमण कम हो रहा है। यदि हो भी रहा है तो उसकी सीवियरिटी उतनी नहीं है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना पड़ रहा है। तो ये निश्चित रूप से वैक्सीनेशन के बहुत बड़े फायदे हैं, इसलिए आपको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। वैक्सीनेशन आपको इसलिए भी कराना चाहिए कि इसका फायदा सिर्फ आपको नहीं होगा। आप तो निश्चित रूप से बेनिफिट में रहेंगे, आपको तो निश्चित रूप से फायदा हो रहा है, लेकिन आप इनडायरेक्टली पूरे समाज का, घर वालों का, फैमिली मेंबर्स का, अपने फ्रेंड्स का, अपने दोस्तों का, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का, पूरे विश्व का कल्याण कर रहे होते हैं। एक एक करके ही पूरा लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन होगा तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। सामुदायिक रूप से एक प्रतिरोधात्मक शक्ति डेवलप होगी। जितने ज्यादा लोगों का इम्यूनाइजेशन होगा उतने ज्यादा हम इस इन्फेक्शन के चक्र को, बढ़ने के जो क्रम को रोक सकेंगे, चेन को ब्रेक कर सकेंगे, और तभी हम इस कोविड महामारी को कंट्रोल कर सकेंगे, रोक सकेंगे, आगे बढ़ने से रोक सकेंगे। जिस तेजी से अभी कोरोना के वायरसेस का संक्रमण बढ़ रहा है, यकीन मानिए जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन होगा उतना ही हम इस ब्रेक लगा सकेंगे और आगे संक्रमण होने से काफी हद तक बचा सकेंगे। लोगों में इस बात का भी डर है कि वैक्सीन लगाने से कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ शरीर में कुछ कुप्रभाव पड़ सकते हैं। मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानता। ये तो बिल्कुल भ्रांति है, इसको दिलो दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। आज तक पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में 15.5 करोड़ लोगों को इम्यूनाइजेशन दिया गया है। यदि हम छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो आज तक यहाँ पे करीब करीब 70 लाख लोगों को इम्यूनाइजेशन किया गया, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज मिला दिया गया। तो इतनी सारी संख्या में लोगों को अभी तक इम्यूनाइजेशन दिया गया, और सबके हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। हमारा एक सर्विलेंस प्रोग्राम होता है जिसको हम ADR कहते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के का सर्विलेंस होता है, एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। ये हमारी एक टीम होती है जो सभी व्यक्ति जिनको भी इम्यूनाइजेशन किया गया उससे ये पूछा जाता है कि आपको कोई साइड इफेक्ट्स हुए या नहीं हुए, और इसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। और आज तक हमने महसूस किया बहुत ही कम लोगों में, लेस देन 1% लोगों में छोटे छोटे माइल्ड कॉम्प्लिकेशन, माइल्ड साइड इफेक्ट्स हुए हैं, वो भी बहुत ही मामूली तरीके से। अब जहाँ इंजेक्शन लगाया जा रहा है वहाँ निश्चित रूप से हो सकता है थोड़ा सा दर्द हो, वहाँ थोड़ी सी टेंडरनेस हो, हल्का सा बुखार आ सकता है, थोड़ी सी कमजोरी लग सकती है, माइल्जिया हो सकता है, मस्कुलर पेन हो सकता है, कभी कभी तो जोड़ों में दर्द हो सकता है, हल्का बुखार आ सकता है, थोड़ी बहुत कपकपाहट लग सकती है। ये ऐसे छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो आपको 1 या 2 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत मामूली है। इसके लिए भी नॉर्मली किसी तरह की दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि बुखार थोड़ा ज्यादा तेज हो या दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, हेड ज्यादा हो रहा है, तो आप पैरासीटामोल गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमने महसूस किया वैक्सीनेशन सेंटर में मैं हमेशा जाता रहता हूँ, कभी भी किसी भी को इस तरह के बड़े प्रॉब्लम नहीं हुए, और इसलिए बेहिचक आप वैक्सीनेशन के लिए जाइए। वैक्सीनेशन किसको नहीं दिया जाना चाहिए, जिसको हम कॉन्ट्राइंडिकेशन कहते हैं, ऐसे बहुत कम कंडीशन है जहाँ पे वैक्सीनेशन हम नहीं देने की सलाह देते हैं। कौन सी कंडीशन? एक कंडीशन ये है, यदि आपको फर्स्ट डोज दिया गया है उसमें यदि आपको कोई एनाफाइलेक्टिक शॉक हुआ या कुछ सीरियस कंडीशन आई है, कुछ सीरियस एलर्जिक रिएक्शन हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपको सेकंड डोज नहीं देना चाहिए। ऐसी नौबत ऑलमोस्ट नहीं आती है, बहुत कम लोगों में ऐसा हुआ है। लाखों में एक आधे का कोई ऐसा होता है जिसको कोई एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। दूसरा ये होता है कि यदि पहले आपको वैक्सीनेशन के दौरान, कोई दूसरे वैक्सीनेशन के दौरान, या कोई इंजेक्शन लगाने के दौरान, या कोई दवाइयों से
या किसी खाने पीने की चीज से कोई सीरियस एलर्जी रही हो, तो आप थोड़ा सा सावधानी पूर्वक इस वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने डॉक्टर की सलाह पे, डॉक्टर की निगरानी में वैक्सीनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैक्सीनेशन जरूर ध्यान रखें कि यदि आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो तो इसका थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा, अदरवाइज बिल्कुल भी सावधानी लेने की जरूरत नहीं है, बेहिचक आप ये वैक्सीनेशन कर सकते हैं। अभी के दौर में प्रेगनेंसी के दौरान यदि माताएं, गर्भवती माताएं हैं या फिर वो स्तनपान करा रही है अपने बच्चों को, तो इन दोनों स्थिति में वैक्सीनेशन नहीं देना है, ये प्रोटोकॉल है। इसलिए कि अभी तक इन दोनों वैक्सीन का प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेशन के दौरान प्रयोग नहीं किया गया, ट्रायल्स नहीं किए गए हैं, इसलिए अभी इन दोनों वर्ग के लोगों को ये वैक्सीन नहीं दिए जाने की सलाह दी जाती। गर्भवती माताएं हो या स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, तो उनको अभी वैक्सीनेशन नहीं दिया जाना है, ये मान के चलिए। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान, मासिक धर्म के दौरान क्या कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए महिलाएं पूरे 30 दिन, महीने के हर 30 किसी भी दिन वैक्सीनेशन के लिए जा सकती हैं और बहुत सेफली वैक्सीनेशन लगा सकती हैं। कुछ कंडीशन ऐसी है जहाँ पे वैक्सीनेशन हम कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यदि किसी को कोविड का इन्फेक्शन हो गया, वो एक्टिव इन्फेक्शन है, उसको अभी इन्फेक्शन या पॉजिटिव आए थे कुछ ही दिन में, तो वो अभी कुछ दिनों के लिए इस वैक्सीनेशन अवॉइड कर सकती हैं। ऐसे मरीज, कोविड के मरीज जिनको प्लाज्मा थेरेपी दी गई हो या जिनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दी गई हो, वो पूरी तरह से कोविड से निजात पा लें, पूरी तरह से ठीक हो जाए, उसके बाद 4 से 6 हफ्ते बाद वो वैक्सीन बिल्कुल ले सकते हैं। यानी कोई भी कोविड का मरीज यदि पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, उसके बाद 4 से 6 हफ्ते बाद उसको वैक्सीनेशन लेना है। इसके पहले यदि फर्स्ट डोज लग गया है तो ये जो आपका वो होगा वो सेकंड डोज कहलाएगा। यदि फर्स्ट डोज भी नहीं लगा है तो आप 4 से 6 हफ्ते बाद फर्स्ट डोज लगाइए, उसके बाद फिर सेकंड डोज लगाइए। तो इस तरह से कोविड के मरीजों को भी आगे चल के वैक्सीनेशन लगाना है, ये मान के चलिए। इससे फायदा ये होगा कि उसकी इम्यूनिटी और ज्यादा डेवलप होगी। संक्रमण के कारण कुछ नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हुई है, लेकिन जब वो सेकंड डोज या फर्स्ट डोज लेंगे, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज लेंगे, तो हमारा शरीर भी एंटीबॉडीज बनाएगा। इस तरह से उसकी एंटीबॉडी बनाने की संख्या ज्यादा होगी और वो ज्यादा अच्छे तरीके से आगे संक्रमण से लड़ सकेगा। किसी एक्यूट इलनेस के कारण यदि आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो कोशिश कीजिए कि उस उस बीमारी से पहले पूरी तरह से ठीक हो जाए, उसके बाद ही आप वैक्सीन का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब सवाल ये भी उठता है कि कुछ लोग होते हैं जो ये पूछते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद हम अल्कोहल का सेवन कर सकते हैं कि नहीं। कि कोई भी डॉक्टर अल्कोहल का सेवन करने से आप निश्चित रूप से मना ही करता है, लेकिन यदि आप अल्कोहल लेने के आदी हैं और अल्कोहल रेगुलर रूप से थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं, तो वैक्सीनेशन में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप एक लिमिटेड मात्रा में, एक कम मात्रा में वैक्सीन अल्कोहल का यदि सेवन करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भ्रांतियां ये भी है कि कोविड वैक्सीनेशन देने से आपको आगे चल के कुछ कमजोरी होगी या स्टेरॉइड डेवलप होगी महिलाओं में या पुरुषों में। ये बिल्कुल भी बकवास बात नहीं। इस तरह का कुछ भी नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता और इसके कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, ये मान के चलिए। आपकी स्टेरिलिटी में, आपकी मर्दानगी में, आपके स्त्रीत्व में किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आप बेहिचक होके वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं और बिल्कुल आपको लगाना चाहिए। कुछ ऐसी बीमारियां होती जिनमें भी लोग पूछते हैं कि ये वैक्सीनेशन किया जा सकता है। यदि आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कोई कार्डियक डिजीज है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, या फिर आपका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ चल रहा है, लीवर फंक्शन टेस्ट गड़बड़ है, या कुछ किडनी की बीमारी या लीवर की बीमारी, मान के चलिए आपको वैक्सीनेशन लेना है। यदि आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, इस तरह की कोई बीमारियां हैं भी, तो बल्कि आपको वैक्सीनेशन की कहीं ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इन कोमॉर्बिड कंडीशन में कोरोना वायरस कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए उससे बचने के लिए आपको वैक्सीनेशन लगाना दूसरे व्यक्तियों के कंपैरिजन में ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह यदि आपको कोई भी बीमारी पहले से है, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, या किसी तरह की बीमारी हो, तो भी आपको वैक्सीनेशन के लिए जाना है और जरूर जाना चाहिए। यदि आप किसी बीमारी के लिए कुछ दवाइयां ले रहे हैं, तो पहले से आपकी दवाइयां का कुछ सेशन चल रहा है, चाहे वो हाइपरटेंशन के लिए हो या डायबिटीज के लिए हो या लीवर की डिजीज के लिए हो या
मैलिग्नेंसी के लिए कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, तो भी आपको बिना उन दवाइयों को बंद किए हुए, बिना उन दवाइयों को बंद किए आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। वैक्सीनेशन से आपके उन दवाइयों के यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपको ये दवाइयों का सेवन करना बंद नहीं करना है। आप लेते रहिए, उसके बाद भी आप वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं, बेहिचक जा सकते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे वैक्सीनेशन थोड़ा सा संभाल के लेना होता है। कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ पे खून बहने की बीमारी होती है, थक्का ठीक से नहीं जम पा रहा है। हीमोफीलिया का नाम आप सबने सुना होगा। हीमोफीलिया एक बीमारी है जहाँ पे ब्लड का थक्का ठीक से नहीं जम पाता, तो उसमें ब्लीडिंग काफी होती है। तो ऐसे मरीजों को, ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले मरीजों को, हीमोफीलिया वाले मरीजों को, यदि वो वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो जिन डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अंदर में वो अपना हीमोफीलिया का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनसे सलाह जरूर लें। उनके निगरानी में ही वैक्सीनेशन के लिए जाए तो बेहतर होगा। यदि आप किसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो भी कोशिश कीजिए कि जब तक वो आपकी ब्लीडिंग डिसऑर्डर पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है, आप बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाते हैं, तभी आप वैक्सीनेशन के लिए जाइए, पहले ना जाए। तो ये कुछ 2 4 5 कंडीशन ही है जहाँ पे आपको वैक्सीनेशन के लिए नहीं जाना है। अदरवाइज आप बिल्कुल बेहिचक और बेहिचक होकर आप वैक्सीनेशन के लिए जाइए, इस तरह की आपको तकलीफ नहीं होगी। कुछ इम्यूनिटी इश्यूज होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसमें आपका इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, जिसको हम इम्यूनो डेफिशिएंसी कंडीशंस कहते हैं। ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे HIV का इन्फेक्शन, HIV एड्स का, इसमें इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है। आपका इम्यून सिस्टम उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता जितना नॉर्मल लोगों में काम करता है। यदि आप कुछ इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हो, जैसे कि आप कुछ एंटी कैंसरस ड्रग्स ले रहे हैं या स्टेरॉइड्स ले रहे हैं किसी भी दूसरी बीमारी के लिए, तो ऐसे व्यक्तियों को भी इम्यूनाइजेशन के लिए जाना है। लेकिन उनमें इन वैक्सीनेशन का जो इफेक्ट है, हो सकता है उतना अच्छा ना हो जितना अदरवाइज होता। जो जिनका इम्यून सिस्टम ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, नॉर्मल काम कर रहा है, उनमें इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज डेफिनेटली ज्यादा बनेंगे। लेकिन ये लोग जिनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, उनका जो इम्यून सिस्टम, उनके बी लिम्फोसाइट्स हैं, उनके टी लिम्फोसाइट्स हैं, नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनमें हो सकता है कि वैक्सीन डेवलपमेंट उतना अच्छा अच्छे से एंटीबॉडीज ना बन पाए जितना होना चाहिए। इन लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए जाना है, वैक्सीनेशन लगाए। लेकिन जहाँ पे आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर में आप जरूर ये मेंशन करें कि मेरे को ये बीमारियां हैं और ये इम्यूनो डेफिशिएंसी की कंडीशंस हैं, ताकि हम साइंटिफिकली इस बाद में जब इवेल्युएशन करेंगे तो ये हमको पता चलेगा कि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग थे, उन्होंने भी वैक्सीनेशन लगाया, तो उसका कितना प्रभाव हुआ या कितना प्रभाव नहीं हुआ, ये देखने के लिए भी जरूर आपको लगाना चाहिए। यदि आपको कोविड इन्फेक्शन पहले हो गया तो मैंने बताया कि उसके बाद भी आपको वैक्सीनेशन लगाना है, ताकि इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो सके और ज़्यादा कारगर तरीके से आप अगला संक्रमण को आप रोक पाएंगे। कोई भी क्रॉनिक डिजीज यदि पहले की हो, चाहे वो पल्मोनरी डिजीज हो, चाहे न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो, चाहे रीनल डिजीज हो, चाहे मेलिग्नेंसीज हो, इन सब कंडीशन में भी आपको वैक्सीनेशन के लिए जाना है। ये कोई कंडीशन ऐसा नहीं है जो काउंटर इंडिकेशन करती है कि आपको वैक्सीनेशन के लिए नहीं जाना है। एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपको 2 वैक्सीन बताई गई है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। यदि आपने पहली बार में कोविशील्ड लगाया तो आप दूसरी बार भी कोविशील्ड ही लगाएं। ये इंटरचेंजेबल वैक्सीन नहीं है, इसलिए पहली बार जो वैक्सीन लगाया था दूसरी बार भी आपको वही वैक्सीन लगाना, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। इस चीज का आपके पास रिकॉर्ड भी होता है कि आपने पहला वैक्सीन कौन सा लगाया था। आप उस कोविन ऐप में जाएंगे तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपको ये वैक्सीन, पहला डोज आपको जो लगा था वो कौन सा लगा था, इससे दूसरा कौन सा लगाना, ये अभी आपको पता चल जाएगा। आप जब वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो आपको वहां से एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, पहले डोज के बाद भी सर्टिफिकेट मिलता है, दूसरे डोज के बाद भी आपको एक वैक्सीनेशन का फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है, जो आप अपने मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपके सिस्टम में भी वो आ जाता है, इसलिए आपको कोई घबराने की बात नहीं होती है। अभी केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी ये 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू की है, 1 तारीख से 1 मई से शुरू की है। इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। आप coviN.gov.in वेबसाइट में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या आरोग्य सेतु में जाके भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद आपको ये डेट दी जाएगी कि इस तारीख को इतने समय आपको इस वैक्सीनेशन सेंटर में जाके वैक्सीन लगाना है, वो आपके मोबाइल में वो इन्फॉर्मेशन आएगी
उस हिसाब से आप उन सेंटर में जाइए, अपना वैक्सीनेशन कराइए और निश्चित रूप से आपको इसका फायदा होगा। तो वैक्सीनेशन के लिए मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगी कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं, किसी तरह की घबराहट नहीं होनी चाहिए। और इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आप में साहस उत्पन्न होगा, करेज उत्पन्न होगा। और इसके बाद भी आपको कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना, ये जरूर ध्यान रखें। वैक्सीनेशन से आपकी इम्यूनिटी जितनी डेवलप होती है, उतने ही कुछ और चीजों का भी आपको ध्यान रखना है आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा के रखने के लिए। फिजिकली आप स्ट्रांग रहे, बिल्कुल अपने आप को तरोताजा रखें, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली आप अपने आप को अपलिफ्ट रखें। मेंटली आप डिप्रेशन में बिल्कुल ना जाए, मन चंगा रखें, आप बिल्कुल खुश रहें, हमेशा की तरह आप एक्सरसाइज करते रहें, योगा करें, प्राणायाम करें, किसी भी तरह की बेसिक एक्सरसाइजेस करते रहें, ताकि आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहे और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा रहे। मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। आप अपने घर की छतों पे जाके थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, इवनिंग वॉक कर लीजिए, आसपास थोड़ी सी जो बेसिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं वो करें। फिजिकली आपको पहले के कंपैरिजन में 10 से 15% ज्यादा फिट रहना है, मेंटली ज्यादा स्ट्रांग रहना है। सोशली आप लोगों से बातचीत करते रहिए, मेल मुलाकात करते रहिए फोन पे या सोशल मीडिया के द्वारा। निश्चित रूप से आप अपनी इम्यूनिटी मेंटेन रखेंगे और आप कोरोना से जरूर जरूर लड़ सकेंगे। ये मान के चलिए कि कोविड के कारण काफी तकलीफ है, काफी डेंजरस स्थिति है, भयावह स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद भी कितनी भी गहरी रात हो अंधेरे की, कितनी भी गहरी रात हो अंधेरे की, चीर ही देती है उसे रोशनी एक दीप की। ये वैक्सीन है, एक दीप की तरह आपके पास आया है। दीप की इस रोशनी से आप इस कोरोना के कारण जो कालीमा छाई हुई है, गहरी रात छाई हुई, उसको चीर सकते हैं और इस रोशनी से आप रोशन हो सकते हैं। एवरी डार्क क्लाउड हैज ए ब्राइट सिल्वर लाइनिंग। डिप्रेशन की कोई जरूरत नहीं, मानसिक रूप से आप अपने आप को स्ट्रांग रखिए और अपना हौसला रखिए। हौसला और घोंसला मत छोड़िए, सब ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिए कि आपको आज भी प्रोटोकॉल जो पिछले 1 साल से 1.25 साल से हम बनाते आ रहे हैं या अपनाते आ रहे हैं, इनका अभी भी पालन करना है। हो सकता है कुछ हफ्तों या कुछ महीनों की बात हो, उसके बाद पूरी दुनिया फिर से वही स्थिति में आ जाए जिस स्थिति में पहले थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि दिलों में नजदीकियां बनाए रखना, दिलों में नजदीकियां बनाए रखना, भौतिक दूरियां कुछ और दिन जारी रहेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करना है, भौतिक दूरियां थोड़ी सी मेंटेन करना है, लेकिन दिलों में दूरियां नहीं होनी चाहिए। दिलों की दूरियां क्यों होनी चाहिए? आप मोबाइल से बात करते रहिए, लोगों को संपर्क में रहिए, लोगों का हौसला अफजाई करते रहिए। खामोश रहकर दूरियां खरीद ली मैंने, खामोश रहकर दूरियां खरीद ली मैंने, वास्ते सेहत की तिजारत अच्छी लगी मुझे। आप कोरोना से बचना है तो दूरियां अभी कुछ और मेंटेन कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात करते हैं वो यही है। हमें अभी भी भीड़ में नहीं जाना है, बेमतलब के मार्केट में नहीं जाइए। कुछ दिनों तक आप मूवी नहीं देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मॉल ना जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। घरों में रहिए, शांत रहिए, मन प्रसन्न रखिए। आप और हम कोरोना को जरूर हरा पाएंगे। इन शब्दों के साथ कि आप सभी सलामत रहे कयामत तक, आप सभी सलामत रहे कयामत तक, और खुदा करे कयामत कभी न हो। थैंक यू वेरी मच। व्हाट टू से डॉक्टर साहब, लाइक ऐसा लग रहा था कि आप लगातार बोलते रहो और हम लोग सुनते रहे। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ सर मैं कि वाकई में जो कि मैं 10 मिनट 15 मिनट पहले जो न्यूज़ पढ़ के आया कि ये नया स्पेक्ट्रम है, नया स्ट्रेन आया, वही दैनिक भास्कर जो हर कोई पढ़ रहा है। तो सर अभी ये आधे घंटों में ऐसा लगा ही नहीं। मेरी आवाज आ रही है निर्भया? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, ये आपकी आधे आवाज आ घंटों रही है। में, हाँ आधे घंटों में ऐसा लगा कि मानो कोरोना चल दिया। एंड व्हाट टू से सर, लाइक वैक्सीन इज इमर्ज्ड एज अ क्लियर विनर। चाहे आपने यूके की बात बताई हो, यूएसए वाला एग्जांपल दिया हो। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत बड़ी तैयारी करके रखी थी आपके लिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे ग्रुप हमने बनाए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। और ये आपने बहुत ही, एक तरीके से कहा जाए तो हम लोगों के लिए धर्म संकट पैदा कर दिया, क्योंकि सबका आंसर आप दे चुके हो। आई वॉज हैविंग अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस विथ मी,
आप जैसे जैसे बोल रहे थे, ब्रीफिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मानो क्वेश्चन के आंसर मिलते जा रहे हैं। तो सर मेरे लिए धर्म संकट की कंडीशन है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। बट आपने बहुत सारी टेक्निकल चीजों को भी समझाया और लगभग पूरे टॉपिक को कवर कर लिया। तो नमन है कि आप, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल ब्रीफिंग वी कैन एवर हैव फॉर दिस वैक्सीनेशन एटलीस्ट। बट मैं फिर भी आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भाव है, उनकी इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं, जिनको हम बिल्कुल चाहेंगे और हक पूर्वक चाहेंगे, क्योंकि आपने समय निकाला है कि भले हमारा रिवीजन हो, वो आप एज अ टेक इट एज अ रिवीजन फॉर अस, बट प्लीज उसको आंसर देने की फिर से कोशिश करिएगा, हो सकता है रिपीटेटिव हो। तो इसी के साथ मैं यहाँ फोरम में मौजूद सभी ऑडियंसेस से